नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे ईएमआरएस पीजीटी हिंदी मेंस यानी टियर 2 की तैयारी किस तरीके से करें। सिलेबस को देखेंगे, एग्जाम पैटर्न को देखेंगे, साथ में वो कौन-कौन सी सामग्रियां हैं जिनका कि अध्ययन करना चाहिए और यदि आप प्रतिदिन 5 घंटे पढ़कर सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो किस तरीके से अपने टाइम टेबल को बनाना चाहिए और क्या-क्या पढ़ना चाहिए। जब हम आप सभी से चर्चा कर रहे हैं, तो ईएमआरएस ने आंसर की जारी कर दी है और आप सभी ने मिला लिया होगा। तमाम विद्यार्थियों ने मैसेज भी किया कि उनका टीजीटी में इतना क्वेश्चन बन रहा है, पीजीटी में इतना क्वेश्चन बन रहा है। मोटे तौर पर अगर हम यूआर कैटेगरी के दृष्टिकोण से देखें, तो 55 से अधिक जिन भी विद्यार्थियों के बन रहे हैं, अब वो आराम से मेंस की तैयारी के लिए मानसिक रूप से अपने को तैयार कर सकते हैं। बाकी रिजल्ट आएगा तो फिर तेजी से आप तैयारी करेंगे। तो चलते हम सीधे बात करते हैं थोड़ा सा विज्ञापन को लेकर कि कितनी सीटें आई थी। हिंदी विषय में टोटल 81 सीट थी, जनरल में यूआर कैटेगरी में 34, ईडब्ल्यूएस में 8, ओबीसी एनसीएल में 21, एससी में 12, एसटी में 6 और कैटेगरीज में अलग-अलग 3 सीटें थी। टोटल 81 सीट है और 10 गुना लोगों को बुलाना है यहाँ पर। तो एक तरीके से आप देख रहे हैं कि 810 कैंडिडेट्स मेंस में बैठेंगे। तो अब जिनको उम्मीद है कि उनका पेपर अच्छा गया है, तो वो तैयारी में धीरे-धीरे लग जाएँ। तैयारी का पैटर्न क्या है? अगर आप मेंस देने जाएँगे, तो 40 प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, 15 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव होंगे जिनको कि आप लिखित बोल सकते हैं, मतलब कि पेन से आपको आंसर शीट पर लिखना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव 40 नंबर के और डिस्क्रिप्टिव जो है वो 60 नंबर के होंगे। यानी टोटल जो आपका एग्जाम है 100 नंबर का होगा। 100 नंबर पर ही आपकी चयन सूची तैयार की जाएगी और परफॉर्मेंस के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर आपने पैटर्न को देख लिया। कई परीक्षाएं जिसमें केवल लिखित ही है, लेकिन यहाँ पर ईएमआरएस में 40 प्रश्न ऑब्जेक्टिव के रूप में है, ठीक है। यानी कि हर एक प्रश्न 1 नंबर का है और यहाँ पर 60 नंबर दिया है, तो अनुमानतः 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। तो इन सब की तैयारी कैसे करनी चाहिए, उसके लिए सिलेबस दिया गया है। पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस पीजीटी हिंदी ईएमआरएस का देखेंगे तो बहुत ही लंबा चौड़ा है। जिन 55 क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं कि 55 सवाल आएंगे, मतलब 40 ऑब्जेक्टिव 15 सब्जेक्टिव, दोनों मिलाकर 100 नंबर के हो रहे हैं। उनके दृष्टिकोण से सिलेबस बहुत ही लंबा चौड़ा है। खंड क के अंतर्गत है इतिहास एवं साहित्य, हिंदी साहित्य के इतिहास का विस्तृत अध्ययन। दूसरा ही पॉइंट बता दिया गया कि हिंदी साहित्य का सामान्य अध्ययन नहीं करना है, हिंदी साहित्य का इतिहास का, बल्कि विस्तृत अध्ययन की जरूरत है। तो आप समझ जाइए कि विस्तृत अध्ययन मतलब वो 40 प्रश्न और जो 15 क्वेश्चन है, अब वो इन्हीं सिलेबस में से कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। आदिकाल से रीतिकाल, सिलेबस को पढ़ते समय आपको ध्यान में रखना है कि प्रश्न प्रवृत्तियों के आधार पर होंगे, दूसरे रचनाकारों या फिर रचनाओं के आधार पर होंगे। यही दो यहाँ पर पैटर्न हो सकता है, क्योंकि सिलेबस में भी उसी टाइप से शुरुआत हुई है। आदिकाल से लेकर रीतिकाल तक जो अध्ययन करना है, लिखा गया कि इसके अंतर्गत कालगत परिस्थितियां एवं साहित्य पर उसका प्रभाव, प्रत्येक युग के साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां, प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं, भाषा शैली इत्यादि की जानकारी होनी चाहिए। आदिकाल के अंतर्गत क्या पढ़ना है? कवियों में चंद बरदाई, अमीर खुसरो, विद्यापति, 3 आदिकालीन कवियों को पढ़ना है। प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है कि आप सभी ऑलरेडी इन तीनों रचनाकारों से पहले ही परिचित होंगे। अगर आपने बढ़िया से एमए किया होगा तो नए नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जब आप मेंस में जा रहे हैं तो आपको घबराना नहीं है। ऑलरेडी आपने चंद बरदाई, पृथ्वीराज रासो, उसकी प्रामाणिकता को लेकर आपने पढ़ लिया है। अमीर खुसरो पर हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में पढ़ाया हुआ है और लगातार चर्चा करते रहे। विद्यापति को लेकर भी हमने
प्रश्नोत्तरी की है। तो न हमारे लिए कोई नया चीज है और न ही आपके लिए। ठीक है, तो आदिकालीन कवियों को आपने देख लिया, सिर्फ 3 कवि हैं। भक्ति काल, अनिर्गुण भक्ति धारा, ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा। इसके अंतर्गत आपको कबीर, दादू, रैदास, नानक, जैसी और कुतुबन को पढ़ना है। यानी कि 4 जो है वो निर्गुण से रिलेटेड है और 2 जो है वो सूफी काव्य यानी कि प्रेम मार्गी से। ठीक है, तो डिवीजन आप देख लीजिए, आप अपने टाइम टेबल के हिसाब से कब किसको पढ़ना है, कैसे कवर करना है। क्योंकि हम जब भी हिंदी साहित्य का इतिहास खोलते हैं तो आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक तमाम प्रवृत्तियां हैं, तमाम रचनाकार हैं, लेकिन सिलेबस विशेष बनाता है कि हमें किस पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, ध्यान से इसको पढ़ना है। सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा, वैष्णव भक्ति शाखा, या इसको कृष्ण भक्ति शाखा होना चाहिए, गलत लिखा गया है यहाँ पर। ठीक है, सिलेबस को प्रूफ भी नहीं किया गया है, एक चीज ध्यान रखना है। कृष्ण भक्ति शाखा, अब कवियों को पढ़ना है। राम भक्ति में तुलसीदास, केशवदास, 2 ही राम भक्ति कवियों को पढ़ना है। सूरदास, मीराबाई, अष्टछाप के कवि, ये कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत है। अभी आपने कई बार पढ़ा होगा कि केशवदास रीतिकाल के कवि हैं, लेकिन यहाँ पर सिलेबस में जिस तरीके से विभाजन किया गया है, केशवदास को राम भक्ति शाखा के अंतर्गत रखा गया है और सही भी है, इन्होंने रामचंद्रिका लिखा है। ठीक है, और केशव का जो समय था वो संक्रमण कालीन ही था, भक्ति काल में भी उनका समय था और रीतिकाल में ज्यादातर जो उनके ग्रंथ रहे उसके आधार पर उनको रीतिकालीन कवि माना जाता है। रीतिकाल के अंतर्गत जो 3 शाखाएं रही हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त काव्य, जिसके अंतर्गत देव, घनानंद, बिहारी, मतिराम, सेनापति, भूषण, पद्माकर जैसे कवियों को पढ़ना है। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ रखा होगा, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास रखा होगा, या नगेंद्र की पुस्तक रखा होगा, कोई ना कोई मूल किताब आपने रखी होगी। उसको बैठकर रोज 5 घंटे, 4 घंटे इस तरीके से पढ़ने हैं। ठीक है, चूंकि आप मेंस के लिए क्वालिफाई हुए हैं तो मेंस में अच्छे विद्यार्थी ही जाएंगे, प्री में बहुत सारे विद्यार्थी छट गए होंगे। अब इसके लिए हमने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, हमने शेयर भी की थी, आप लोगों ने देखा भी होगा। पूरे सिलेबस को हमने कवर किया हुआ है। आप प्लेलिस्ट देखेंगे तो आप एक तरीके से आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि कोई बिना पेड कोर्स लिए, बिना प्रचार प्रसार के पूरे सिलेबस को कैसे कवर कर सकता है, लेकिन हमने किया है। आप प्लेलिस्ट देखेंगे, आप कुछ देर तक शांत हो सकते हैं, फिर एक नई ऊर्जा के साथ कि जब सामने वाला हमें ऊर्जा प्रेषित कर रहा है तो क्यों ना हम इसको और आगे बढ़ाएं। जैसे आप लोगों ने क्रिकेट देखा होगा, उसमें कई बार जो गेंदबाज है वो तेज गेंद फेंकता है और बैट्समैन केवल बल्ले को तिरछा करता है और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है। मतलब गति का प्रयोग करना है। जिस दिन आप गति का प्रयोग करना सीख जाएंगे, यानी कि मटेरियल का सही उपयोग करना सीख जाएंगे, उस दिन आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तमाम विद्यार्थी केवल इधर उधर भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं कि कोई ऐसी बूटी मिले, ऐसा मंत्र मिले कि खाली उसका जाप कर लें और सिलेक्ट हो जाएं, तो वो संभव नहीं है। परीक्षा या फिर पढ़ाई तपस्या के रूप में है, आपको देखना है। आपको अगर सामान्य मार्गदर्शन जैसे हम दे रहे हैं वैसे भी मिल जाए, आप उस मार्गदर्शन को केवल गति प्रदान कर दें, तो निश्चित तौर पर आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। तो बातों ही बातों में आपने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल के कौन कौन से कवि हैं और क्या क्या पढ़ना है आपने समझ लिया होगा। खंड क के अंतर्गत ये बातें थी। इसी के अंतर्गत है आधुनिक काल, जिसके अंतर्गत हमें पढ़ना है युगीन परिस्थितियां, साहित्यिक पृष्ठभूमि, मुख्य विचारधारा, मुख्य साहित्यकार, साहित्यिक रचनाएं, विशेषताएं, भाषा शैली। इसको भी छोटे छोटे खंडों में बांटा गया है। अब आप देख रहे हैं कि हम आदिकाल से लेकर रीतिकाल तक विचारधारा के बारे में कुछ नहीं पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर विचारधारा शब्द लगा हुआ है। यानी कि आधुनिक काल में जितनी भी रचनाएं लिखी गई, कोई न कोई कुछ न कुछ विचारधारा पर
प्रभावित रहेंगे। खासतौर से नवजागरण के बाद इसकी शुरुआत हो जाती है। इसके पहले के कालखंड में आप दार्शनिकता को पढ़े होंगे, ठीक है, खासतौर से भक्ति काल। अब आधुनिक काल में भारतेंदु युग के अंतर्गत आपको पढ़ना है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाल मुकुंद गुप्त, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अब जैसे बाल मुकुंद गुप्त यहाँ लिखा गया है, आपने ऑब्जेक्टिव किताबों को पढ़ा होगा, इतिहास पढ़ा होगा। बाल मुकुंद गुप्त का जो समय है वो द्विवेदी युग का है, लेकिन जो भी सिलेबस बनाया हुआ है शायद टाइप करने में या क्या गलती हुई है, अब यही अनुमान लगा सकते हैं यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट होना चाहिए। इसी तरीके से आप यूजीसी नेट में भी देखेंगे कि थोड़ी मोड़ी गलतियां हुई हैं और अभी तक उसको सुधारा नहीं गया है, तो आप अपने से सुधार लीजिए। पता चला कि आप बाल मुकुंद गुप्त को भारतेंदु युग में खोज रहे हैं और बाल मुकुंद गुप्त तो द्विवेदी युग में, यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट होना चाहिए था, ठीक है। द्विवेदी युग के अंतर्गत महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, इनको पढ़ना है। छायावाद के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को पढ़ना है। प्रगतिवाद के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि पंत, निराला, इनको भी शामिल किया गया है और छायावाद में भी ये है, तो एक ही टाइप से आपको पढ़ना है। क्योंकि पंत और निराला की रचनाओं में या फिर उनकी सोच में आगे चलकर परिवर्तन भी हुआ। जैसे निराला ने लिखा वह तोड़ती पत्थर, पंत ने लिखा भारत माता, इस टाइप से बापू के प्रति, तो थोड़ा सा इसमें चेंजिंग हुआ, इसलिए प्रगतिवाद में भी रखा गया। लेकिन मुख्य रूप से ये लोग छायावादी। प्रगतिवाद के अंतर्गत ही नरेंद्र शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन को पढ़ना है। प्रयोगवाद, मुक्तिबोध, नेमी चंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, अज्ञे को पढ़ना। नई कविता के अंतर्गत भवानी प्रसाद मिश्र, नरेंद्र शर्मा, धूमिल, धर्मवीर भारती, शंभुनाथ सिंह को पढ़ना है, ठीक है। तो कुछ ऐसे रचनाकार हैं जो एक से अधिक कालखंडों में रखे गए, लेकिन आपको एक ही बार अच्छे से पढ़ लेना है। इसके लिए भी हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, सारी सामग्री आपको मिल जाएगी, केवल प्लेलिस्ट को आपको देखना है। मैं लिंक लगा दूंगा, आपको घबराना नहीं है। हमने कम्युनिटी सेक्शन में भी शेयर किया था, टेलीग्राम में शेयर किया था, और जो भी ग्रुप बना है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें भी शेयर किया हुआ था। और आपको बस उसका लाभ उठाना है, उसको अपनत्व के दृष्टिकोण से देखना है। निश्चित तौर पर थोड़ा सा वक्त देंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। ये तो बात रही काव्य खंड की। अब हम बात करते हैं गद्य साहित्य का विस्तृत अध्ययन। यहाँ पर यमारस ने अपने को बहुत ही अच्छे से सेव किया हुआ है, कहीं भी सामान्य अध्ययन नहीं लिखा हुआ है, विस्तृत अध्ययन की ही बात की जा रही है, जिसके अंतर्गत गद्य एवं अन्य विधाओं का प्रारंभ, विकास, प्रमुख प्रवृत्तियां, प्रमुख साहित्यकार, रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं, भाषा शैली। गद्य में आपको पढ़ना है निबंध, कथा साहित्य। कथा साहित्य के अंतर्गत उपन्यास और कहानी, नाटक, एकांकी, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा, जीवनी, पत्र, डायरी, आलोचना, रिपोर्टाज, इन विधाओं का विस्तृत परिचय तो सामान्य रूप से ही पढ़ना है, भले इसमें विस्तृत लिखा गया है। आप पेपर देखेंगे 40 प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, तो वो 40 प्रश्न कहां से होंगे? उसमें से कम 20 क्वेश्चन तो पॉपुलर क्वेश्चन होंगे जो ऑलरेडी अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हम उम्मीद करते हैं, जो हमारा अनुभव रहा है, कि 10 क्वेश्चन नए हो सकते हैं। 30 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिनको कि आप कहीं न कहीं पढ़े होंगे, आप उससे अपने को जोड़ पाएंगे। 10 क्वेश्चन आपके लिए नए हो सकते हैं, या तो 40 के 40 प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि एग्जाम को डिवाइड करके आपको नहीं देखना है, आपको हिंदी साहित्य समग्र पर पकड़ करनी। आप पकड़ बना लेंगे तो फिर कोई भी एग्जाम आए, सबका केवल सिलेबस इधर उधर है, प्रश्न वही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 40 प्रश्न और सब में बताया जा रहा है कि विस्तृत परिचय, विस्तृत अध्ययन की जरूरत है। तो नॉर्मली सिलेबस पर चर्चा करते करते ही आपके दिमाग में ये बात बैठ रही होगी कि लगभग हमने सभी अंश को कहीं न कहीं पढ़ा हुआ है। कोई ऐसा इसमें चैप्टर या फिर कोई पॉइंट नहीं है जिसको कि आपने कभी नहीं पढ़ा है, जरूर पढ़े होंगे। हिंदी साहित्य, काव्य साहित्य पर आधारित प्रश्न,
ठीक है, फिर वही सब इसमें घुमाया गया है, पूरा घुमाया गया है। खुसरो, विद्यापति, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, जयसी, मीराबाई, रसखान, घनानंद, बिहारीलाल, भारतेंदु, मैथिली शरण, एक तरीके से केवल ये सिलेबस को लंबा भर किया गया है। बाकी आप देख रहे हैं कि सारे वही हैं, बस एक आग जगह जैसे हरिवंश राय बच्चन को दे दिया, केदारनाथ सिंह को दे दिया है, ठीक है। और बताया गया कि एमए तक के पाठ्यक्रम में पढ़ी उपरोक्त कवियों की प्रसिद्ध कविताएं। तो कुल मिलाकर जब आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे, इन कवियों की जो प्रतिनिधि कविताएं हैं, इस पर हम अलग से बात करेंगे। प्रतिनिधि कविताएं हैं, उनको लेकर थोड़ा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। वहां से सवाल पूछा जा सकता है। नॉर्मली एक तरीके से रिपीटेड है, कुछ कुछ इसमें नए आ गए हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं। अब इसी तरीके से आगे इसमें जो सप्रसंग व्याख्या, आशय स्पष्टीकरण, ये जब पहली बार एमआरएस का एग्जाम हुआ था उस समय भी यही सब लिखा हुआ था, लेकिन आपने जब देखा होगा पेपर तो हुबहू सिलेबस को फॉलो नहीं किया गया, ठीक है। नॉर्मली जो एक पैटर्न होता है एग्जाम का वैसे ही था। ऐसे लग रहा है कि आपको सप्रसंग व्याख्या करनी पड़ेगी या फिर कोई पैराग्राफ दिया गया रहेगा उस पर आधारित, उस तरीके का नहीं था। लेकिन इस बार हो सकता है कि थोड़ा मोड़ा चेंज करे, ठीक है। लेकिन आपको नॉर्मल ही तैयारी करना है, बहुत परेशान नहीं होना है। भारतेंदु, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती, रामविलास शर्मा, निर्मल वर्मा, फणीश्वरनाथ, रेणु, कृष्णा सुप्ती, भीष्म साहनी, शेखर जोशी, विष्णु खरे, ममता कालिया, ये सब नाम दिए गए हैं। ये सब गद्य लेखक हैं, ठीक है। यानी कि किसी ने निबंध लिखा है, किसी ने कहानी लिखा, किसी ने उपन्यास लिखा है, किसी ने आलोचना भी लिखा है। कवियों और लेखकों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर आधारित एक प्रश्न जिसके 5 भाग होंगे। यह प्रश्न हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवियों एवं लेखकों के जीवन परिचय, साहित्यिक रचनाएं, भाषा शैली पर आधारित। तो जैसे आपने पीछे देखा उसी हिसाब से तैयारी करना है, बहुत इसमें परेशान नहीं होना है। खंड ख, व्याकरण एवं रचना, इसको थोड़ा सा फोकस करना है। व्याकरण के अंतर्गत शब्द विचार एवं शब्द भंडार, शब्द भेद, अर्थ, रचना, स्रोत, प्रयोग की दृष्टि से शब्द भंडार, पर्यायवाची, विपरीतार्थक, एकार्थी, अनेकार्थी, शब्द युग्म, शब्द निर्माण, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, जो आप परंपरा ट्रेडिशनल तरीके से व्याकरण पढ़ते आए हैं वही सब पढ़ना है। पद विचार के अंतर्गत पदबंध, पद परिचय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, पदबंध, प्रयोग, पद परिचय, ये सब भी आप प्लेलिस्ट देखेंगे, पूरा टॉपिक आपको मिल जाएगा। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य संरचना, वाक्य भेद, अर्थ एवं रचना की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन, वाक्य संश्लेषण, वाक्य विश्लेषण, संधि के अंतर्गत स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि, तीनों संधियों को पढ़ना है। अपठित बोध, काव्यांश पर आधारित प्रश्न भाव, सौंदर्य शिल्प, सौंदर्य। एक चीज आप देख रहे हैं कि सिलेबस को देखते हुए आपको लग रहा है कि 40 प्रश्न तो ऑब्जेक्टिव रहेगा और 15 क्वेश्चन आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा। तो इतना जो पूछा जा रहा है कि सौंदर्य शिल्प और ये, वो तो नॉर्मली आप कॉमन तरीके से आप तैयार करके जाएंगे, हो जाएगा। सिलेबस बस देखने में लंबा चौड़ा लग रहा है, कई जगहों पर इसमें रिपीटेशन भी हुआ है, दोहरा हुआ है, ध्यान रखना है। गद्यांश साहित्यिक, वर्णात्मक, समसामयिक विषय, वर्णात्मक विषय, सृजनात्मक विषय, साहित्यिक विषय। एक जगह एक विद्यार्थी ने कहा कि सर सृजनात्मकता होती है या फिर सर्जनात्मकता होती है। ये दोनों शब्द आप देख रहे हैं कि प्राय चल रहे हैं, ठीक है। नॉर्मली जो सृजन शब्द है आप निबंध इत्यादि में देखेंगे तो सृजन शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है। काव्य शास्त्रीय अध्ययन के अंतर्गत साहित्य का अर्थ, स्वरूप, उद्देश्य, साहित्य की विविध विधाएं, रस मीमांसा, सभी रसों का ज्ञान, काव्य की आत्मा के रूप में रस मीमांसा। रस मीमांसा मतलब रस की जो समीक्षा की गई, यानी जो रस सूत्र है इसको लेकर जो आचार्यों ने डिबेट किया वो है। शब्द शक्ति, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, काव्य गुण, प्रसाद, माधुर्य, ओज, काव्य दोष, विस्तृत जानकारी। एक विस्तृत शब्द काफी लोकप्रिय लग रहा है जो भी सिलेबस बनाया हुआ। छंद ज्ञान, वर्णिक, मात्रिक, अलंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार और कुछ जो नए अलंकार। खंड ग में लेखन कौशल और पत्रकारिता, पत्रकारिता से संबंधित विषय, प्रिंट माध्यम,
रिपोर्ट, आलेख, फीचर लेखन, साक्षात्कार, रेडियो और दूरदर्शन के लिए लेखन, विज्ञापन लेखन, उद्घोषणा, स्वागत भाषण, संगोष्ठी संचालन, ये सब लेखन कौशल और पत्रकारिता से जुड़े हुए। इस पर भी आपको मटेरियल प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, हमने पूरा पढ़ाया हुआ है। और अपने से पढ़ना चाहते हैं तो एक पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम। ठीक है, एनसीईआरटी पर आधारित पुस्तक है, उसको आप खरीद सकते हैं। ये पुस्तक आपको मिल जाएगी ऑनलाइन भी और दुकान पर भी मिल जाएगी। और एक इसको पढ़ना चाहते हैं यहां से लेकर साहित्य की ये काव्य शास्त्रीय अध्ययन, तो आप देखेंगे कि 11वीं 12वीं के लिए एनसीईआरटी की एक पुस्तक है साहित्य शास्त्र ना, साहित्य शास्त्र, उसको आप खरीद सकते हैं या फिर पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, इंटरनेट पर है ये। ठीक है, व्यवहारिक लेखन पर एक विषयक प्रश्न, व्यवहारिक हिंदी का स्वरूप, प्रयोजनमूलक हिंदी और उसके विविध आयाम, कार्यालय हिंदी और उसके विविध आयाम, प्रतिवेदन, अर्थ, प्रमुख तत्व, विशेषताएं, प्रकार, प्रतिवेदन लेखन, कार्यसूची, कार्यसूची तैयार करने का नमूना, कार्यक्षमता, स्वरूप, निर्माण, कुछ तो इसमें एकदम से वही है। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है प्रयोजन मूलक हिंदी और उसके विविध आयाम, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको लेकर हमने सीयूईटी की तैयारी कराते समय पढ़ाई हुई है। चूंकि हम तो बताएंगे लेकिन आपका समय क्रूशियल है और एज ए प्रतियोगी मूड में आप होंगे, तो जहां से भी मटेरियल मिले उसको देखें। ठीक है ना, समय अनुसार मैं जरूर बताऊंगा इसके बारे में। सृजनात्मक लेखन एवं मौलिक अभिव्यक्ति पर एक विषयक प्रश्न, कविता, कहानी, लघु कथा, डायरी लेखन आदि के रूप में दिए गए विषय पर कविता, लघु कथा संबंधित मौलिक रचना, कविता कहानी का कविता में रूपांतरण, अनुभवों के आधार पर लेखन, सृजनात्मक लेखन एवं मौलिक अभिव्यक्ति पर एक विषयक प्रश्न। तो जितना सिलेबस दिया गया है लग रहा है कि कम से कम इसमें 100 क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन प्रश्न कितने आएंगे? 55, उसमें से 40 ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 15 सब्जेक्टिव रहेंगे। ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है ना, वही बात है यहाँ पर। विभिन्न दक्षता के विकास हेतु एक विषयक प्रश्न, वार्तालाप की दक्षता के विकास हेतु संवाद लेखन, कोई भी समसामयिक विषय द्वारा कहानी, कविता लेखन। तो देखिए सिलेबस तो बना दिया गया है, आप प्रश्न किस तरीके से आता है अब ये आपको परीक्षा हॉल में ही पता चलेगा, लेकिन अनुमानतः आप हिंदी साहित्य का इतिहास अच्छे से तैयार कर लीजिए, गद्य विधाओं को अच्छे से तैयार कर लीजिए, व्याकरण को अच्छे से तैयार कर लीजिए, और जो इधर जो क्रिएटिव राइटिंग है या फिर सृजनात्मक पक्ष है उसमें चुनिंदा टॉपिक को ही तैयार कीजिए, बहुत ज्यादा उसमें माथापच्ची करने की जरूरत नहीं। अब इसके लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, तो देखिए आपके इस चैनल पर ईएमआरएस पीजीटी हिंदी मेंस टीयर 2 की तैयारी कंप्लीट तरीके से हमने यहाँ पर कराई हुई है और 77 वीडियो हमने डाली हुई है। 77 वीडियोज हैं जो आपके पूरे सिलेबस को कवर करते हैं, जिसके माध्यम से आप 40 जो एमसीक्यू हैं और पूरे सिलेबस को समझ जाएंगे। ठीक है, ये सब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्टिव को और मजबूत करने के लिए, यानी जो 15 क्वेश्चन है उनको मजबूत करने के लिए एक प्लेलिस्ट आपको देखना पड़ेगा, यूपीएलटी प्रवक्ता हिंदी साहित्य मेंस एग्जाम 2025। इसमें कुल आप देख रहे हैं कि हमने 73 वीडियोज बनाई हुई हैं, जिसमें से अभी जब मैं आपसे से बात कर रहा हूं 57 लिखित प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा और ये सीरीज आगे जारी रहेगी। ठीक है, तो इसको आप फॉलो करिए। इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास आप जरूर पढ़िए। इसमें 91 वीडियोज पड़ी हुई हैं, अपने टाइम टेबल के अनुसार इसको फॉलो कीजिए। यहां से आपके जो 40 क्वेश्चन आएंगे बहुत लाभ आपको मिलेगा। अगर आप गद्य पढ़ना चाहते हैं, जो गद्य वाला पोर्शन है 40 प्रश्न और 15 प्रश्न, ये सभी दोनों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। गद्य वाले को भी हमने एक जगह कर दिया, इसमें 48 आपको वीडियो मिल जाएंगे, जिसके अंतर्गत हमने 2-3 इतिहासकारों को कवर किया हुआ है। ठीक है, खासतौर से बच्चन सिंह पर हमने ज्यादा फोकस किया है, रामचंद्र शुक्ल का भी इसमें, तो कुछ वीडियो इसमें कॉमन आपको दिखाई देंगी। तो इसको लेकर आपको परेशान नहीं होना है कि दो जगह एक ही चीज है। बहुत सारे बच्चे तो कहेंगे कि सर बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है, क्या करें? तो कुछ करना है, आपको नया करना है तो कुछ नए तरीके से आपको करना पड़ेगा। ठीक है,
आगे आप हिंदी व्याकरण को कवर करना चाहते हैं बढ़िया से, तो हिंदी व्याकरण की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें 33 वीडियोज पड़ी हुई। ठीक है, यहाँ पर बताया भी गया कि कितने घंटे में इसको कवर कर सकते हैं। 12 घंटे यहाँ बताया गया, इसको बताया गया 21 घंटा, इसको बताया गया। देखिए आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ, पूरा इतिहास ग्रंथ 13 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं। अगर ये आपकी क्षमता के ऊपर है, सीटिंग प्लान के ऊपर है कि आप कैसे इसको कवर कर सकते हैं। आप जैसे गद्य वाला है, इसको 6 घंटे में आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी आप मानकर चले कि 10 घंटे में कवर कर सकते हैं। तो टोटल आप देख रहे हैं, एक बार अगर घंटों की हम बात करें तो 10, 6, 16 और 16 में 13 जोड़ेंगे, यहाँ पर हम कर भी देते हैं। ठीक है, 16 में 13 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 29 हो जा रहा है। ठीक है, 29 में 21 जोड़ देंगे, 29 में 21 आप जोड़ेंगे तो देख रहे हैं कि कितना हो गया, 50 हो गया। 9 1 10 और 2 2 50 हो गया। ठीक है, और फिर इसमें 50 में 12 जोड़ दीजिए तो आपका 62 घंटा हो जा रहा है। अगर आप अपने जीवन के 62 घंटों को दे देते हैं, 62 घंटा, अब इसको दिन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं कि कितना हो रहा है। ठीक, 62 घंटे में पूरा सिलेबस आप कवर कर लेंगे और बहुत चीजें आपको पता भी चल जाएंगी कि हम तैयारी के किस लेवल पर पहुंच रहे हैं। अन्य जो सहायक स्रोत हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास वस्तुनिष्ठ संकलन हमने लिखी हुई है। इस किताब को आप जरूर अपने पास रखें। इसके लिंक को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ठीक है, और आपको हर एग्जाम की दृष्टिकोण से किताब महत्वपूर्ण है। अपने किताब के बारे में हम ज्यादा नहीं बताना चाहते हैं, लेकिन उपयोगी है तो रोक भी नहीं पाते हैं, इसको जरूर देखिए। बाकी सरस्वती गोविंद पांडे की वन लाइनर जो पुस्तक है उसको देखिए। चैनल पर प्रैक्टिस सेट्स जितने भी हैं, चाहे वो यूपी टीजीटी पीजीटी का हो, एलटी का हो, जीआईसी का हो या फिर पूर्ववर्ती एमआरएस का हो, आप एकदम से अंधाधुंध उनको हल करने की कोशिश की। और पीवाईक्यू, चूंकि एमआरएस का मेरी जानकारी में दूसरी बार एग्जाम होने जा रहा है, तो पिछले बार का जो भी पेपर है उसको देख लीजिए, उसके हिसाब से आप तैयार कीजिए। जैसे यहाँ पर हमने 2023 का सॉल्व करवाया है पेपर, तो उसको एक बार आप चेक करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, सिलेबस देखने में लंबा चौड़ा है, लेकिन अगर इसका आप 70%, 75% भी अच्छे से इसको कवर कर लेते हैं तो एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस आप कर लेंगे। आप कोशिश ये कीजिए कि जो 40 क्वेश्चन है इसको बेहतरीन तरीके से आप पूरा कवर करें। कम से कम 35 क्वेश्चन सही करने की कोशिश करें। 35 नंबर इसमें हो गया आपका, और उधर जो 60 नंबर है, 60 नंबर में आप कितना भी खराब प्रदर्शन करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, जो 60 नंबर में अगर आपका मैं जोड़ देता हूं 30 नंबर, ठीक है, 50% मैं कर देता हूं, तो टोटल आप देख रहे हैं कि हाईएस्ट, जो हाईएस्ट कट ऑफ, हाईएस्ट मतलब नंबर रहेगा वो 100 में 65 नंबर किसी का हो सकता है, 100 में 65 नंबर हो सकता है। ठीक है ना, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। टारगेट बना के चलना है कि आपका जो भी लिखित एग्जाम में भी 55 से लेकर 65 से अधिक नंबर हो जाए तो आप निश्चित तौर पर उन 81 सीटों में आ जाएंगे। अभी तो आप जाएंगे 810 लोगों में, फिर आपको 81 लोगों में भी आना है। ठीक है ना, तो ऐसे ही आपको तैयारी करना है। थोड़ा सा समय लेकर जितने भी हमने यहाँ पर बताए हुए हैं प्लेलिस्ट, इन प्लेलिस्टों को देखिए, समय लेकर देखिए, और ये मानकर चलिए कि आपने इसमें एडमिशन लिया हुआ है और कोई आपके ऊपर नजर गड़ाए हुए है, आपसे उम्मीद किया हुआ है कि निश्चित तौर पर हमारे विद्यार्थी जो हैं, जो भी यहाँ पर निःशुल्क तरीके से चीजें दी जा रही हैं उनका उपयोग कर रहे होंगे, उनका लाभ उठा रहे होंगे, उनको गति दे रहे होंगे। मैंने अभी क्रिकेट का उदाहरण दिया, तो उसको आपको गति देना है। इतना मटेरियल आपको कहाँ मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको पापड़ बेलने पड़ेंगे, माथा पच्ची करना पड़ेगा, लोगों की दंत कथाओं को सुनना पड़ेगा, और जो हमने 62 घंटे का लक्ष्य दिया हुआ है अब वो शायद पूरा करने में आपको 100 घंटे लग जाए। तो आपके सामने पूरी सामग्री है, आप उसका कैसे उपयोग करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। बाकी आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए, आपकी तैयारी को धार देने के लिए हम लगातार आपसे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर को लेकर आप सभी के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।